नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और एक अपनी बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं, कल हालांकि मैंने कल की क्लास में स्टैटिक जीके में कई सारे टॉपिक कवर किए थे और आज अपनी एक स्टैटिक जीके की सेकेंड क्लास रहने वाली है। इसमें हम कई सारे टॉपिक आज देखने वाले हैं और वो टॉपिक यहाँ पर चूज किए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन जहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टैटिक जीके अपने आप में एक समुद्र है, आप समझ सकते हैं, महासागर है, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन उनमें से क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, हमें क्या पढ़ना है, वो ज़रूरी होता है हमारे लिए। तो एसएससी जीडी की बात करें, एसएससी जीडी में क्वेश्चन जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं वो हर एक टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, जिसमें पहली क्लास में कई कल 4 से 5 टॉपिक शायद क्लियर किए थे और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक थे। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने वाले हैं और आज की क्लास में देखेंगे। और आज की क्लास भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज की क्लास से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। जैसा कि आपको पता है, पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये देखेंगे। इसके अलावा और भी टॉपिक देखने वाले हैं। तो एक क्लास में 4 से 5 टॉपिक आज की क्लास में भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है? आज का हमारा पहला टॉपिक है कि कौन सा अवार्ड, कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, किस फील्ड में दिया जाता है उसकी चर्चा करेंगे और ये सारी चीजें आपको क्लास में ही याद हो जाएंगी, आपको रटना नहीं पड़ेगा, बस आपको समझना है, सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। देखिए, हम सबसे पहले बात करेंगे पुरस्कार। पहला हमारा पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। आपको पता है हमारे देश का, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है? याद रखना, भारत रत्न। हमारे देश का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा? याद रखना, भारत रत्न। आपसे क्वेश्चन सबसे बड़ा पुरस्कार, तो आपका आंसर आएगा भारत रत्न। दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो याद रखना, भारत रत्न मानव सेवा में दिया जाता है, किसी भी क्षेत्र में दिया जा सकता है। क्षेत्र कोई भी हो सकता है, लेकिन यानी कि मानव के हित में किया गया काम हो, तो विशिष्ट, जो विशिष्ट काम किया जाता है उसके लिए हम क्या करते हैं? भारत रत्न देते हैं। तो याद रखना, भारत रत्न का कोई क्षेत्र नहीं है, ये किसी भी फील्ड में दिया जा सकता है, हर एक फील्ड में दिया जाता है। एकमात्र ऐसे भारतीय खिलाड़ी जिसे भारत रत्न दिया गया, बताइए कौन है? याद रखना, वो सचिन है, सचिन तेंदुलकर एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्हें ये दिया गया है। भारत रत्न की बात करेंगे तो याद रखना, दो ऐसे विदेशी, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए किस विदेशी को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। याद रखना, नेल्सन मंडेला हैं और खान अब्दुल गफ्फार खां है। दो विदेशी हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन है जिसे ये पुरस्कार दिया गया। तो याद रखना, अगर प्रथम की चर्चा हो तो खान गफ्फार खां थे। ठीक है, खान गफ्फार खान थे। अगर सेकंड पूछा जाए तो आप नेल्सन मंडेला कहेंगे। टोटल पूछा जाए तो आप कहेंगे 2। ठीक है, और इसके बाद में एकमात्र खिलाड़ी पूछा जाए तो आपका आंसर होना चाहिए सचिन। ठीक है, चलिए, तो आपको पता चल गया। बात करेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार की, बात करेंगे तो याद रखना, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। ये तो नाम से ही पता चल रहा है, ज्ञान की बातें जहां पर होती है वो साहित्य से ही संबंधित होता है। ज्ञान की बातें जहां पर भी होंगी वो किससे संबंधित होगा? साहित्य से संबंधित होगा। तो याद रखना, ज्ञानपीठ पुरस्कार के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। हम बात करेंगे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ये तो आपको पता होगा, फिल्म जगत की ये क्या माने जाते हैं? जनक माने जाते हैं। यानी कि बताया, किसने बताया कि फिल्म के बारे में किसने इंट्रोड्यूस कराया, फिल्मों के बारे में किसने बताया? तो याद रखना, दादा साहेब फाल्के। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखना। अगला है सरस्वती। तो सरस्वती की हम आराधना करते हैं तो आप कहेंगे सरस्वती सम्मान, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाएगा, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाएगा। ठीक है, बात करेंगे वाचस्पति। वाचस्पति आपको पढ़ने से कहीं ना कहीं संस्कृत जैसे वर्ड लग रहे होंगे, संस्कृत जैसे वर्ड, वाचस्पति, तो पढ़ने में आपको संस्कृत जैसे वर्ड दिख रहे होंगे। तो वाचस्पति संस्कृत के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? याद रखना, संस्कृत
बात करेंगे व्यास, तो व्यास भी क्या होता है, साहित्य जितने होते हैं, कबीरदास, तुलसीदास, रहीमदास, इनकी बात करेंगे। ये सब व्यास हैं और ये किस पर जोर देते हैं, किस पर चलते हैं, तो याद रखेंगे साहित्य के क्षेत्र पर। तो व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र पर दिया जाता है, याद रखना। सरस्वती की बात करेंगे, वो भी साहित्य के क्षेत्र में, याद रखना। सरस्वती के क्षेत्र में, आप कहेंगे साहित्य के क्षेत्र में हो जाएंगे। शंकर की बात करेंगे तो याद रखना भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति, कला, यानी कि भारतीय संस्कृति, भारतीय कला, भारतीय दर्शन, ये सब किसमें, शंकर में है। किसमें, शंकर में। याद रखना शंकर में क्या क्या है, तो शंकर जो पुरस्कार है उसमें भारतीय कला के बारे में बताया जाता है, भारतीय दर्शन क्या है, भारतीय संस्कृति क्या, कल्चर क्या, तो आर्ट एंड कल्चर के बारे में किसमें, शंकर में। याद रखना। हम बात करेंगे कबीर की बात करेंगे, तो कबीर कैसे थे, एक सामाजिक सेवा, सामाजिक सेवा, समाज की सेवा करते थे। तो कबीर पुरस्कार के क्षेत्र में जो सामाजिक सेवा करेगा, तो यानी कि सामाजिक सद्भावना के लिए दिया जाता है। लास्ट में बात करेंगे ऑस्कर पुरस्कार, तो ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ये हमारे सारे पुरस्कार हो गए। एक बार सब कुछ याद करेंगे, याद करने के बाद हम क्या करेंगे, आंसर को इरेज करेंगे और उसके बाद में फिल करने का प्रयास करेंगे। तो एक बार फिर से जल्दी से समझेंगे। भारत रत्न किसी भी क्षेत्र में दे सकते हैं, ज्ञानपीठ जहां पर ज्ञान की बात होती है, साहित्य जहां पर सरस्वती की बात होगी, साहित्य जहां पर व्यास की बात होगी, तो आप कहेंगे साहित्य के क्षेत्र में दिया जाएगा। दादा साहब की बात करेंगे तो ये इन्होंने तो फिल्मी की शुरुआत की थी, तो ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाएगा। इसके बाद में सरस्वती साहित्य के क्षेत्र में, वाचस्पति पढ़ने से संस्कृत जैसे वर्ड रह गए, तो आप कहेंगे संस्कृत के क्षेत्र में। व्यास की बात करेंगे साहित्य के क्षेत्र में। शंकर की बात करेंगे भारतीय जो आर्ट एंड कल्चर है उसके बारे में। कबीर ये तो सामाजिक सद्भाव थे। बात करेंगे ऑस्कर, ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। इधर बात करेंगे तो ध्यानचंद की बात करेंगे, याद रखना ध्यानचंद पुरस्कार खेल के क्षेत्र में जीवन भर की उपलब्धि, खेल के क्षेत्र में जो जीवन भर अच्छा काम करता है उसे दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार, तो याद रखना खेलों में जीवन भर की उपलब्धि, यानी कि ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाएगा, तो आप कहेंगे ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। द्रोणाचार्य की बात करेंगे, ये प्रशिक्षण यानी कि जो खेलों के जो कोच होते हैं, कोचों को दिया जाता है। जितने भी खेल होते हैं इनका कोच होता है, तो कोचों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, याद रखना द्रोणाचार्य। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, द्रोणाचार्य क्या थे, महाभारत में आपने सुना होगा, महाभारत में द्रोणाचार्य कौन थे, ये शिष्यों के गुरु थे। तो गुरु याद रखना, ये किसे दिया जाता है, गुरु यानी कि कोचों को दिया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे धन्वंतरी, तो आपको पता है फेमस हमारे एक चिकित्सक थे, एक डॉक्टर थे। तो धन्वंतरी के क्षेत्र में डॉक्टर यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। भटनागर की बात करें, याद रखना विज्ञान के क्षेत्र में, भटनागर के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में। तो भटनागर पुरस्कार के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में। धन्वंतरी कौन थे, एक चिकित्सक थे। और ध्यानचंद की बात करेंगे तो ये खेल से संबंधित है। अगर द्रोणाचार्य की बात करेंगे ये भी खेल से संबंधित है, लेकिन ये गुरुओं को यानी कि जो कोच होते हैं कोचों को दिया जाता है। बोरलॉग की बात करें, याद रखना कृषि क्षेत्र में। बोरलॉग इसमें कृषि क्षेत्र में, आपको पता है कि सबसे पहले श्वेत क्रांति, आपसे हरित क्रांति का पूछा जाता है। हरित क्रांति के जनक कौन थे, नॉर्मन बोरलॉग थे। कौन थे, नॉर्मन बोरलॉग थे। तो उन्हीं के नाम पर याद रखना ये पुरस्कार दिया जाता है। रेमन मैग्सेसे की बात करेंगे, ये किसमें, समाज सेवा। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार ही समाज सेवा में दिया जाता है। समाज के हित में, समाज के कल्याण में जो भी हम काम करेंगे उसमें कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, इसे एशिया का नोबेल भी कहते हैं। याद रखना, पूछा जाता है कि एशिया का नोबेल किसे कहते हैं, रेमन मैग्सेसे को कहते हैं, याद रखना। पुलित्जर की बात करेंगे, ये पत्रकारिता यानी कि ये दिया जाता है किसमें, पत्रकारिता यानी कि पत्रकारों को दिया जाता है। तो पत्रकारिता के जो क्षेत्र में जो फील्ड में अच्छा काम करते हैं उनको ये दिया जाता है। कौन सा, पुलित्जर। बात करें ग्रेमी, याद रखना ये किसमें, संगीत, ग्रेमी संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, ग्रेमी संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ये याद रखना है आपको। तो ग्रेमी किस में दिया जाता है, संगीत में। पुलित्जर कहाँ दिया जाता है, तो आप कहेंगे पुलित्जर दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। ठीक है, लास्ट हमारे पास आता है कलिंग पुरस्कार की बात करें तो याद रखना कलिंग भी विज्ञान में दिया जाता है। कलिंग के साथ साथ भटनागर भी विज्ञान में दिया जाता है। तो विज्ञान में कलिंग पुरस्कार और भटनागर पुरस्कार। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, आंसर को इरेज करेंगे। इसके बाद एक बार क्या करेंगे, इसे याद करने का प्रयास करेंगे। आंसर
को हम क्या करेंगे, इरेज किए दे रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर फिल करने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि कितना हमें याद हुआ। ठीक है, चलिए देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे, ये भारत रत्न किसी भी क्षेत्र में दिया जाता है जो मानव हित के कल्याण के बारे में बात करेगा। ज्ञानपीठ की बात करें, ज्ञानपीठ ज्ञान कहाँ आएगा, तो आप कहेंगे साहित्य में आएगा। दादा साहब, इन्होंने तो फिल्म की शुरुआत की थी, फिल्म के क्षेत्र में। सरस्वती, सरस्वती भी साहित्य के क्षेत्र की बात करेंगे। वाचस्पति, पढ़ने में कैसा लग रहा है, संस्कृत जैसा, तो संस्कृत के क्षेत्र में। व्यास भी किसमें, व्यास भी साहित्यकार होते हैं। शंकर की बात करेंगे, ये भारतीय जो दर्शन है, आर्ट एंड कल्चर, इसके बारे में। कबीर की बात करेंगे, ये साहित्य सद्भावना की बात करते थे। आस्कर की बात करेंगे फिल्म के क्षेत्र में। ध्यानचंद, याद रखना, ये खेल में दिया जाता है, जीवन भर की उपलब्धि होती है। द्रोणाचार्य कोचों को दिया जाता है खेल में। धन्वंतरी की बात करें, एक चिकित्सक थे। भटनागर की बात करें, विज्ञान के क्षेत्र में। बोरलो, कृषि के क्षेत्र में। रेमन मैग्सेसे, ये सामाजिक सद्भावना, जो समाज के हित के में काम करते हैं, उनको दिया जाता है, और इसे एशिया का नोबेल भी कहते हैं। पुलित्जर की बात करेंगे पत्रकारिता के क्षेत्र में। ग्रैमी की बात करें, याद रखना, ग्रैमी किसमें, संगीत के क्षेत्र में। और लास्ट में याद रखना, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आप कहेंगे कलिंग दिया जाता है किसमें, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ पर भी हमारे 2 पुरस्कार और बचते हैं, उनको भी समझ लेंगे। एक हमारे पास पूछा जाता है बुकर पुरस्कार। कौन सा, बुकर पुरस्कार पूछा जाता है, याद रखना। बुकर पुरस्कार भी किसमें दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और एक हमारे पास बचता है नोबेल पुरस्कार। कौन सा, नोबेल पुरस्कार, ये याद रखना, ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में, 6 क्षेत्रों में। पहला क्या है, तो याद रखना, पहला हमारा साहित्य, साहित्य, शांति, साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में। इसके बाद में भौतिकी के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में। इसके बाद में रसायन के क्षेत्र में, यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में। इसके बाद मेडिकल, यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी दिया जाता है। ठीक है, और एक हमारे पास बचता है कौन सा, वो दिया जाता है अर्थशास्त्र में। किसमें, अर्थशास्त्र में दिया जाता है। तो याद रखना, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में, 6 क्षेत्रों में। साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, केमिस्ट्री यानी कि रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा यानी मेडिकल में दिया जाता है, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र में। ठीक है, लिटरेचर, पीस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल एंड इकोनॉमिक्स, इन क्षेत्रों में दिया जाता है। और बुकर पुरस्कार की बात करेंगे, ये याद रखना, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। बात करेंगे, अब अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, और एसएससी जीडी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें पूछा जाता है आपसे कि बताइए कौन सा त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है, कौन सा त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है। तो एक तरफ लिखेंगे त्योहार, एक तरफ लिखेंगे राज्य। त्योहार एक तरफ लिखेंगे त्योहार, और एक तरफ लिखेंगे राज्य, यानी कि कौन सा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए तो देखो, पहला लिखा है हमारे पास ओणम, ओणम। दूसरा लिखा है पोंगल, दूसरा लिखा है पोंगल। तीसरा हमारे पास लिखा है लोहड़ी, पूरी रथ यात्रा, लोहड़ी। लोहड़ी के बाद में पूरी रथ यात्रा, पूरी रथ यात्रा। इसके बाद में पुष्कर मेला, ज्वालामुखी मेला, पुष्कर मेला, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी मेला। इसके बाद में कंस मेला, पूरम त्योहार, कंस मेला, कंस मेला। इसके बाद में पूरम त्योहार, पूरम त्योहार। पूरम के बाद में छठ पूजा, बैसाखी, छठ पूजा। छठ पूजा के बाद में बैसाखी, बैसाखी। बैसाखी के बाद में दुर्गा पूजा, बिहू, दुर्गा पूजा, बिहू। बिहू के बाद में गणेश उत्सव, गणेश उत्सव, गणेश उत्सव।
गणेश उत्सव के बाद में माघ मेला, माघ मेला, ठीक है, माघ मेला, माघ मेला के बाद में, ठीक है, माघ मेला। तो इतने ही हमें याद करने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माघ मेला, याद रखना शुरुआत यहाँ से करेंगे। वो ओणम सबसे फेमस है, ओणम आप जानते हैं केरल में। अच्छा, पोंगल तमिलनाडु में की बात करेंगे, तमिलनाडु में। इसके बाद हम बात करेंगे लोहड़ी, कहेंगे लोहड़ी तो पंजाब का फेमस है। लोहड़ी कहाँ पर मनाते हैं? पंजाब। और पूरी रथ यात्रा की बात करेंगे तो आप जानते हैं यहाँ पर कृष्ण बलराम की यहाँ पर यात्रा निकाली जाती है। और ये कहाँ पर है? याद रखना, उड़ीसा, उड़ीसा में भुवनेश्वर में, उड़ीसा के भुवनेश्वर से ये रथ यात्रा निकाली, यानी कि वहां पर एक पूरी जगह पड़ती है जिसे आप द्वारका, इसमें याद रखना पूरी यात्रा, यानी कि पूरी एक यात्रा निकलती है जिसमें बलराम की बात करेंगे, कृष्ण की बात करेंगे और सुभद्रा की बात करेंगे। इन तीनों को निकाला जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे पुष्कर मेला। तो पुष्कर मेला आपको पता है राजस्थान में, पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है। और ज्वालामुखी की बात करेंगे तो ज्वालामुखी हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है। और कंस मेला तो आपको पता है, कंस तो इनका संबंध किससे था? अपने उत्तर प्रदेश से था, मथुरा से। तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और बात करेंगे पूरम मेला की बात करेंगे तो याद रखना केरल में है। पूरम की बात करेंगे केरल में है। और छठ पूजा तो आप जानते हैं ये कहाँ मनाते हैं? बिहार में मनाते हैं। छठ पूजा बिहार में मनाते हैं। बैसाखी आप बताएंगे, बैसाखी पंजाब का है, पंजाब का है बैसाखी। और बात करेंगे दुर्गा पूजा तो आप जानते हैं वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल का है। बिहू आसाम का है, बिहू कहाँ का है? आसाम का है। गणेश उत्सव कहाँ मनाते हैं? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। और लास्ट में बचता है हमारा माघ मेला राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में मनाते हैं, ठीक है। तो इनको याद करने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था और इस बार भी चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम बात करेंगे कौन सा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो याद रखना ओणम सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट आपका ओणम पड़ता है, इसकी पोंगल पड़ता है। तो याद रखना ओणम कहाँ का है? केरल का है। ओणम किस राज्य का त्योहार है? तो आप कहेंगे ये हमारा केरल का है। और हम बात करेंगे पोंगल की, तो पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का। केरल का क्या है? ओणम है। पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु है। लोहड़ी की बात करेंगे ये तो पंजाब का है। और अपने यहाँ लोहड़ी आने वाली भी, जैसा कि आपको पता है भारत में लोहड़ी कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 14 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। इसकी डेट फिक्स है जिसे अपने यहाँ खिचड़ी के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखना ये त्योहार असल में है कहाँ का? सबसे ज्यादा कहाँ पर मनाते हैं? ये पंजाब का है, ठीक है। तो लोहड़ी कहाँ का? याद रखना पंजाब का है। पूरी यात्रा की अभी मैंने चर्चा की, पूरी यात्रा में इसमें बलराम, कृष्ण और सुभद्रा इन तीनों की रथ यात्रा निकाली जाती है। उड़ीसा, उड़ीसा में एक जगह पड़ती है पुरी, पुरी ये जो भुवनेश्वर के पास पड़ती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे पुष्कर मेला। पुष्कर मेला याद रखना राजस्थान। और पुष्कर से याद रखना ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पर है? भारत में पुष्कर में ही है। ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर है? पुष्कर में ही है। बात करेंगे ज्वालामुखी, याद रखना हिमाचल प्रदेश से। ज्वालामुखी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। एक बार फिर से समझेंगे, ओणम कहाँ का है? केरल का है। पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का है। लोहड़ी की बात करें पंजाब की पूरी यात्रा तो आप कहेंगे उड़ीसा। पुष्कर मेला राजस्थान में। ज्वालामुखी आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। कंस मेला तो ये तो यूपी से संबंधित है, मथुरा, मथुरा यूपी में है। पूरम त्योहार की बात करें ये भी याद रखना केरल। और केरल का क्या था? तो आप कहेंगे केरल का ओणम भी था, ठीक है। ओणम और पूरम ये दोनों कहाँ के? केरल के हैं। छठ पूजा आपको पता है बिहार की है। बैसाखी भी पंजाब में मनाते हैं, याद रखना। इसके बाद हम बात करेंगे दुर्गा पूजा, तो ये पश्चिम बंगाल में है। बिहू की बात करेंगे आसाम में है। गणेश उत्सव सबसे ज्यादा कहाँ मनाते हैं? महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में गणेश का सबसे ज्यादा उत्सव होता है। माघ मेला कहाँ पर है? राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। तो माघ मेला राजस्थान में, गणेश उत्सव की बात करेंगे महाराष्ट्र में, बिहू में आसाम, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल, बैसाखी पंजाब में, छठ पूजा बिहार में,
पूरम त्योहार केरल में। उत्तर प्रदेश में क्या है, कंस मेला है। आप कहेंगे ज्वालामुखी कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। पुष्कर मेला राजस्थान में। पुरी यात्रा, रथ यात्रा उड़ीसा में। लोहड़ी की बात करें पंजाब में है। पोंगल की बात करें पंजाब, लोहड़ी कहाँ पर, पंजाब में है। पोंगल की बात करेंगे ये हमारा, ठीक है, पोंगल की बात करेंगे तमिलनाडु में। और बात करेंगे ओणम की बात करेंगे तो आप कहेंगे ये कहाँ पर है, ये हमारा केरल में है। कहाँ पर है, केरल में है, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। तो 2 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 30 देखिए, ठीक है। और ये सब महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। इसके बाद देखेंगे अगला टॉपिक, और अब हम देखने वाले हैं कुछ क्रांतियां देखने वाले हैं, ठीक है। क्रांतियां भी पूछी जाती हैं कि बताइए इस क्रांति का संबंध किससे है। तो क्रांतियों की बात करें, जो कृषि क्रांतियां होती हैं, ठीक है, कृषि क्रांतियां। जैसे यहाँ पर लिखेंगे क्रांति, एक बार एक तरफ लिखेंगे संबंध, यानी कि किस क्रांति का किससे संबंध है, ये आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए हम बात करेंगे पहले हरित क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति। हरित क्रांति, नीली क्रांति, नीली के बाद में पीली क्रांति, पीली के बाद में हम बात करेंगे रजत गोल, रजत क्रांति, रजत के बाद में गोल क्रांति, गोल क्रांति के बाद में याद रखना श्वेत क्रांति, भूरी क्रांति, श्वेत क्रांति, श्वेत के बाद में याद रखना भूरी क्रांति, भूरी क्रांति, भूरी के बाद में लाल क्रांति, गुलाबी क्रांति, लाल, गुलाबी के बाद में सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति, ठीक है। इसमें से फिल करना। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए हरित क्रांति का संबंध किससे, क्रांति का संबंध किससे। तो याद रखना हरित क्रांति खाद्यान्न से, किससे, खाद्यान्न से संबंधित है, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। नीली की बात करें, याद रखना मत्स्य यानी मछली, ठीक है, मत्स्य पालन से संबंधित है। बात करेंगे पीली, तो आप जानते हैं पीली का संबंध किससे, तिलहन से, किससे, तिलहन से संबंधित है। और इसके बाद हम बात करेंगे रजत क्रांति, तो याद रखना रजत किससे, अंडे से संबंधित है, किससे संबंधित है, अंडे से संबंधित है। और गोल क्रांति, तो गोल क्या होती है, तो आप कहेंगे आलू से संबंधित है। गोल क्रांति के संबंध किससे, आलू से। श्वेत की बात करें तो याद रखना श्वेत किससे, दुग्ध उत्पादन से रहेगा, दुग्ध से संबंधित है। भूरी से संबंधित है, किससे, मान से संबंधित है। या फिर देख सकता है, क्या देख सकता है, टमाटर। तो लाल संबंध मान से या टमाटर से है। भूरी क्रांति की बात करेंगे तो याद रखना उर्वरक से, किससे, उर्वरक से संबंध किससे, सुनहरी की बात करेंगे तो आप कहेंगे गुलाबी का संबंध क्या है, बादाम से, यानी बादामी जो चीजें होती है से। याद रखना सुनहरी की यदि हम बात करें तो ये हमारा किससे हो जाएगा, सुनहरी फल उत्पादन से संबंधित है, किससे संबंधित है, फल उत्पादन से संबंधित है। और गुलाबी की बात करें इसे झींगा मछली लिख लेना ज्यादा सही रहेगा। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे, याद रखना झींगा मछली, किससे, झींगा मछली से संबंधित है, ठीक है। और इसके बाद हम बात करेंगे, देखिए एक बार इसे हम याद करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हरित क्रांति का संबंध किससे, तो याद रखना हरित क्रांति का संबंध तो खाद्यान्न से है, यानी कि जो चीजें गेहूं, बाजरा या चना या किसी चीज की बात करें जो फसलों से संबंधित है, हरित क्रांति का संबंध हो जाएगा। नीली क्या है, मत्स्य यानी मछली से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन, आपको पता है तिलहन कैसा होता है, पीला। सरसों कैसा होता है, पीला होता है, उससे आप रिलेट कर सकते हैं। तो पीली क्रांति सरसों यानी कि तिलहन से हो जाएगी। नीली मछली कैसी होती है, आप कहेंगे समुद्र में रहेगी तो समुद्र का पानी कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। हरित क्रांति आप जानते हैं जहाँ पर हरा भरा होता है तो घास हरी भरी होती है, हमारे खेत कैसे होते हैं, हरे भरे होते हैं। रजत की बात करें, रजत का मतलब होता है सिल्वर, सिल्वर से संबंधित। तो आप कहेंगे सिल्वर, अंडा देखने में कैसा लगता है, सिल्वर जैसा ही लगता है। अंडा देखने में कैसा लगता है, सिल्वर जैसा है। गोल क्रांति, गोल क्या होती है, तो आप कहेंगे आलू हमारी गोल होती है। तो गोल क्रांति का संबंध किससे, आलू से, याद रखना। श्वेत याद रखना दुग्ध, यानी कि श्वेत क्रांति, पीजी कुरियन का नाम आपको याद होगा,
तो दूध से संबंधित है। बात करेंगे भूरी, अब हम बात करेंगे भूरी क्रांति के संबंध, तो याद रखना ये उर्वरक से संबंधित है। लाल क्रांति की बात करें मांस याद रखना, टमाटर याद रखना। गुलाबी की बात करें झींगा मछली। और हम बात करेंगे किसकी, सुनहरी क्रांति की बात करेंगे तो याद रखना फल उत्पादन से। किससे, उत्पादन से, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए बादामी, यहाँ पर पूछ लिया जाए आपसे कमन किससे, तो याद रखना ये है मसालों। कौन से मसाले, ये खाने वाले मसाले नहीं, सब्जी मसाले जो होते हैं, ठीक है। तो बादामी का संबंध किससे, तो आप कहेंगे मसालों से। किससे, मसालों से। तो ये था हमारा टॉपिक नंबर तीसरा। उम्मीद है आपको तीसरा भी टॉपिक याद हो गया होगा, ठीक है। और ये सब महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, तो इन सबको आपको पढ़ के एक बार जाना है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन के लिए हम बात करें, एक टॉपिक और देख लेते हैं, ठीक है। एक टॉपिक और देखेंगे और इसके बाद फिर क्या करेंगे, बाकी जो हमारे टॉपिक हैं धीरे धीरे करके नेक्स्ट क्लास में भी देख लेंगे। एक टॉपिक और छोटा सा देखने वाले हैं, भारत की प्रमुख, ठीक है, भारत की प्रमुख लोक कला। कौन सी लोक कला कहाँ पर होती है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एक तरफ लिखेंगे हम लोक कला और एक तरफ लिखेंगे क्या, कौन सी लोक कला कहाँ पर होती है। जैसे सबसे पहले आता है मोदन, क्या, गोदना, याद रखना गोदना। गोदना पूछा जाता है कहाँ की, किस राज्य की लोक कला है। गोदना के बाद याद रखेंगे चौक पूरना। चौक पूरना, जैसे आपको पता है घर में चौक पूरी जाती है, चौक पूरना का संबंध किस राज्य से है। इसके बाद हम बात करेंगे चौक पूरना मांडवा, मांडराम, ये याद रखेंगे मांडराम। और इसके बाद में साथिया मेहंदी, साथिया, साथिया के बाद याद रखेंगे, ठीक है, मेहंदी, मेहंदी के बाद याद रखेंगे फिर याद, ठीक है। ये पूछा जाता है किस राज्य की ये लोक कला है, ठीक है। तो गोदना की बात करेंगे बिहार की है, गोदना बिहार की है। याद रखना चौक कहाँ पूरते हैं, अपने यूपी उत्तर प्रदेश, तो चौक पूरना याद रखना उत्तर प्रदेश की है। और मांडराम की बात करेंगे, ये कहाँ की है, राजस्थान की है। कहाँ की है, ये राजस्थान की है, ठीक है, राजस्थान की है। और हम बात करेंगे साथिया और मेहंदी की बात करें तो याद रखना साथिया गुजरात की है, मेहंदी राजस्थान की है। ये गुजरात की है और ये कहाँ की है, राजस्थान की है, ये है। और हम बात करेंगे किसकी, मधुबनी बात करेंगे तो बिहार की है और ये भी बिहार की है। ये दोनों कहाँ की है, बिहार की, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कौन सी लोक कला किस राज्य से संबंधित है। ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक रहने वाला है, इसे याद करेंगे। तो देखो सबसे पहले गोदना की बात करेंगे, गोदना कहाँ का है, तो याद रखना बिहार का है। और बिहार की मधुबनी भी शैली है, पूछा जाता है मधुबनी शैली कहाँ की, तो याद रखना बिहार की है। और अहपन भी कहाँ का है, बिहार का। तो बिहार के तीन याद रखना, गोदना, मधुबनी और अहपन, ये तीनों कहाँ के, बिहार के। तो बिहार की गोदना भी है, मधुबनी है, अहपन, ये तीनों बिहार के हैं। बात करेंगे चौक पूरना, तो चौक याद रखेंगे, चौक तो अपने आप ही पूजी जाती है, तो याद रखेंगे चौक पूरना क्या होगा, उत्तर प्रदेश से संबंधित है, यानी कि यूपी से संबंधित है। मंडराम की बात करेंगे राजस्थान याद रखना। और साथिया की बात करेंगे गुजरात, साथिया गुजरात याद रखना। मेहंदी की बात करेंगे राजस्थान, मेहंदी की बात करेंगे राजस्थान, ठीक है। तो एक बार देखो फिर से समझेंगे, गोदना कहाँ का है, तो आप कहेंगे बिहार का है। और चौक पूरना तो याद रखना उत्तर प्रदेश। मंडराम की बात करें राजस्थान की, साथिया गुजरात, मेहंदी गुजरात, अहपन और बिहार में है। और मधुबनी भी हमारी कहाँ की है, बिहार की है, ठीक है। एक बार इसे हम क्या करेंगे, जल्दी से रिवीजन करेंगे और इससे अपना आंसर जो है इसे हम क्या करेंगे, इरेज करेंगे। अब आपको बताना है गोदना कहाँ का है, अभी मैंने आपको बताया था गोदना आए, अहपन आए और मधुबनी आए, तीनों कहाँ के, बिहार के हैं। बात करेंगे चौक कहाँ पूरी जाती है, तो आपने उत्तर प्रदेश की बात होगी। मंडराम की बात करेंगे तो आप कहेंगे राजस्थान।
और साथिया की बात करें तो याद रखना गुजरात। मेहंदी की बात करेंगे तो ये भी आपको याद रखना है गुजरात। तो ये राजस्थान, कहाँ की? राजस्थान। राजस्थान की मेहंदी। और साथिया कहाँ का है? गुजरात का। मांडराम कहाँ का? राजस्थान का। चौकपूर्णा उत्तर प्रदेश का। गोदना आहेपन और मधुबनी ये शैलियाँ कहाँ की है? ये शैलियाँ कहाँ की? तो याद रखना ये शैलियाँ हैं कहाँ की? ये तीनों बिहार की है। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने एक साथ 4 टॉपिक डिस्कस की और ये ऐसे टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जीके एक महासागर है, लेकिन उस महासागर में हमें क्या पढ़ना है, एग्जाम में क्या पूछा जाता है वो। ठीक है, तो कहने को तो जीके जीएस बहुत होती है, लेकिन हमें वो टॉपिक पढ़ के जाने जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना प्रबल होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, तो चलिए हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, और कल की क्लास में और भी कुछ टॉपिक देखने वाले हैं। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी।